आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप सब एक्सपर्ट लोग हो। आपके बीच इसी उम्मीद से आया हूं कि जिस विजन को लेकर के चले हैं उस विजन में मतलब मैं आपका कहां सहयोगी हो सकता हूं और आप कहां, बस यही देखना है। सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है। अपनी स्पीड से चलते हुए अपनी यात्रा पे हम सब लोग चलें और जहां जिसकी ज़रूरत हो उसका उपयोग कर सकें, इस उम्मीद में हम समाज को साथ लेकर के चलते हैं। मैंने जब इन मुद्दों के ऊपर चर्चाएं करनी शुरू करी और काम करना शुरू किया तो शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि सभी समस्याओं की जड़ है वो शिक्षा में छुपी है। आदमी हो जाता है क्रांतिकारी, नया नया इमोशनल होता है तो उसको लगता है कि मेरे पास जो समाधान है उससे सब कुछ हो जाएगा और मैं स्कूल ठीक कर दूं और शिक्षा ठीक कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा। बाद में पता चलता है कि यदि आपका किसान जहर बो रहा है खेत के अंदर और आप अंदर आपके जहर जा रहा है और समाज में राजनीति जहर बो रही है, और यदि आप न्याय प्रणाली में बैठा आदमी जहरीला हो गया है तो फिर आप मतलब शिक्षा को कैसे ठीक करेंगे? और आज जिस शिक्षा को ठीक करने चले हैं फिर ये जहरीले लोग इसको ठीक करने थोड़ी ना देंगे। ये कोशिश करेंगे कि उनके जैसा ही तंत्र, उनके जैसा ही समाज बना रहे। तो फिर समझ में आया कि सिर्फ एक मुद्दे पर काम करने से बात नहीं बनेगी, और इस मुद्दे पर निकले थे हम 2016 में। पहले 2012 में अपनी नौकरी छोड़ी थी ये बात सोच करके कि समाज को दिखाएंगे कि हमारे पास जो तंत्र है अपना तंत्र बनाकर दिखाएंगे, अपना तंत्र खड़ा करके दिखाएंगे। अपना तंत्र बनाया, इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, एक चंडीगढ़ में एक ऐसा संस्थान खड़ा किया जहां मीडिया में कर करके सबसे पहले बताया कि आओ दिखाओ, हमको सबसे कम स्कोर करने वाले, सबसे निकम्मे, सबसे बदमाश, सबसे उद्दंड बच्चे दो, हम तुमको दिखाएंगे कि ये हीरे हैं समाज के। उनको तैयार किया। जब सब बच्चे अपने अपने स्कूल कॉलेज, अपने स्कूल के टॉपर्स होने लगे तो सोसाइटी से ऐसे लोगों की बाढ़ आ गई जिनको अपने बच्चे ही ठीक करने थे बस खाली। मेरी फीस 5 लाख रुपए 2 महीना पढ़ाने की, लेकिन 100 लोगों को लेना है मैंने। 500 लोग खड़े हैं लाइन में, वेटिंग है 2 साल की एडवांस। और मैं सोच रहा हूं ये कैसे लोग हैं यार। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो नंबरों वाला शिक्षा प्रणाली है ये नहीं चाहिए हमको। शिक्षा इस तरह की हो जो कि ना उस आदमी को नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी जीने के लिए तैयार कर सके। और समझा, फिर सोचा कि बात नहीं बनेगी। उससे पहले 2015 में मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी मिला, क्योंकि मेरा जो बिजनेस पार्टनर है ओवरसीज़ का वो एक महाराजा का बेटा है कुंवर, तो गौतम अडानी का बिजनेस पार्टनर था। उसने उसको बोल दिया तो मेरी अगले दिन अपॉइंटमेंट हो गई। मैं बैठ करके समझा के आया मोदी साहब को कि जी मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से प्रत्येक बच्चे को हम 3 साल की उम्र में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इस बच्चे को परमात्मा ने किस तरह का काम करने का दिमाग दिया है। ये बहुत बढ़िया वक्ता होगा या इसे चुप रहने में मजा आएगा, ये आध्यात्मिक बहुत अच्छा होगा या फिर ये खेती करने वाला आदमी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये पशुओं के साथ रहना पसंद करेगा, पेड़ पहाड़ नदियाँ, वकालत, जज, जुडिशरी, यानी किस तरह का काम करने के लिए वो बना है। वो खिलाड़ी है या बैठे रहना पसंद करता है। तो हम क्या करते हैं, जो आपने कौशल विकास योजना चालू की है, PMKVY चालू हुई थी उस टाइम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अगस्त 2015 में लागू की थी। तो उसके कुछ दिनों के बाद ही मैं उनसे मिलने गया था। मैंने कहा मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है, उस पे भारत में, अब इंडिया में, भारत तो नहीं कहूंगा, भारत में तो द्रोणाचार्य जैसे लोगों ने कभी काम किया होगा, इस टाइम पे कोई काम नहीं कर रहा है। हम गांव के बच्चों का हुनर उनके टैलेंट के हिसाब से स्कूल में ही तराश सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। सिर्फ माँ बाप को पता होना चाहिए और टीचर्स को पता होना चाहिए इस बच्चे के पास ये टैलेंट है। उसे सिर्फ एक्सपोजर दे दो, वो अपने अंदर का जीनियस अपने आप निकाल लेगा। जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर है ऑलरेडी, सब कुछ है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, उसे सिर्फ गाइड करने की आवश्यकता है। लेकिन हमको तो रोबोट चाहिए हमारी बात पूरी करने, ऐसा एज इट इज करने वाले। उन्होंने हमें कुछ IAS अफसरों की तरफ धकेल दिया
वो हमको एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाले कमरे में ले गए और बाद में हमसे जो सवाल किए वही सवाल फिर स्मृति ईरानी के चेलों ने किए, वही फिर हमारे पार्लियामेंट का सांसद जो हमारा सांसद था करनाल का उसने किए, वही एमएलए ने किए, वही जिला पार्षद ने, वही सरपंच ने, वही स्कूल के मास्टर जी ने, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, प्राइवेट स्कूल के ऑनर, मैंने कोई नहीं छोड़ा। एनजीओज के लोग जो इन मुद्दों पर काम करें, मैं सबसे जाकर के कि ये पढ़ा है, इसका इस्तेमाल समाज के लिए कैसे करना है आप लोग तय कर लो। 2-3 सवाल हैं, इसमें हमारा कट कितना होगा, तुम्हें इस क्या चाहिए, तुम्हें इससे क्या लाभ है, तुम्हारी क्या कॉस्टिंग आएगी। एक मंत्री ने तो, एक राज्य के शिक्षा मंत्री ने, क्योंकि समय के हिसाब से आप बता दोगे किसकी बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक राज्य के शिक्षा मंत्री ने तो मुझे यह कहा कि बलारा जी 3,90,000 बच्चा है प्राइमरी में, आप प्राइमरी के टीचर थे, अगर एक बच्चे से हम 10,000 रुपया भी 10,000 रुपया भी लेते हैं, यानी 10,000 रुपया महीना भी लेते हैं, तो 390 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है। 50 करोड़ पार्टी फंड में दो, बाकी आप रखो। मैंने कहा मैं सब कुछ फ्री देने के लिए बैठा हूं, आप मुझे कैलकुलेशंस बता रहे हैं, ये होगा नहीं, पैसों से ये नहीं होगा। नंदन नीलकेणी को 1,700 रुपया एक आधार कार्ड का मिलता है और 3 रुपया खर्च होता है उसका एक आधार कार्ड पे। कैलकुलेट कर लो, पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करके कितना रुपया पार्टी ने खाया होगा, कितना रुपया नेताओं ने खाया होगा और कितना रुपया नंदन के लिए बना गया। लेकिन नहीं, अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन आखिर में मुझे एक बात समझ में आई कि जो स्टेक होल्डर है, जो बच्चे का मां बाप है, जो फीस देता है, जो अपने बच्चों के लिए सपने बुन रहा है, जब तक उससे बात नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो 2016 में अपना इंस्टीट्यूट बंद करके और पत्नी को बोला, सबके पैसे वापस किए जिनके ले रखे थे पढ़ाने के लिए। पत्नी बोली अब तेरे को नया दौरा पड़ गया, पहले नौकरी छोड़ने का बना, अब इंस्टीट्यूट सेट हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, अब ये छोड़ के चल पड़ा। तो मैंने बोला ऑप्शन नहीं है पूनम। कारण क्या है, मैं जहां पढ़ाता था वहां से उस मेरे ऑफिस का टॉयलेट एक दिन बंद था, अंदर से कोई गया हुआ था, तो मेरा बेटा नीचे चला गया मार्केट के टॉयलेट में और आने में उसे देर हो गई। मैंने जब उससे पूछा कि बेटा क्या बात हुई, इतना टाइम क्यों लगा तुमको, तो उसने मुझे बताया पापा जी, तो वो 5वीं क्लास में पढ़ता था, पापा जी नीचे ना एक डॉक्टर भैया थे जो उन्होंने अपने आप को इंजेक्शन लगा लिया और वहीं सो गए। अब उसको नहीं पता था वो कौन सा डॉक्टर था, मैं तो समझ गया कैसा डॉक्टर है। मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते थे, क्योंकि मोटी फीस थी तो मोटे लोग पढ़ने आते थे, तो एक शहर का ही डीएसपी था, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे करके ये आपके यहाँ इस टॉयलेट के अंदर, यहाँ तो पता लग रहा है, ये टॉयलेट वाला बता रहा है कि यहाँ तो हर रोज़ आते हैं इंजेक्शन लगाने वाले रेगुलरली। तो मैंने कहा यार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, सब सीखेंगे तो क्या होगा, तो आप इनको भगाओ यहाँ से, आप इनको करो कुछ इनका। मुझे जो जवाब मिला, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इनको यहाँ से भगा भी दूंगा। देखो मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि गिरफ्तार करते ही ऊपर से कॉल आ जाती है, इनके पल्ले कुछ होता नहीं है। जो ये वाले हैं जो मतलब इक्के दुक्के जो लेते हैं, खुद इंजेक्शन लेते हैं, इनका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और जो मोटे हैं वो उद्योगपतियों के और नेताओं के ही चमचे होते हैं, तो हम उनको रख भी नहीं सकते। तो हमारे बस का कुछ नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ से भगाएंगे तो ये किसी दूसरे टॉयलेट में। तो मैंने कहा फिर मेरा बच्चा तो कभी ना कभी किसी दूसरे, तीसरे, 10वें, 1000 में टॉयलेट में भी कर सकता है ये काम। सीखने को तो वो कहीं भी सीख सकता है। फिर तो ये ट्रेन में, बस में, जहाज में, सड़क पर चलते हुए, आज तो छोटा है बच्चा, आज तो मैं अपनी गिरफ्त में रखता हूं, कल को 18 के बाद तो कॉलेज में भेजना पड़ेगा। तो समाज में अगर चारों तरफ ये गंदगी होगी, तो मैंने कैसा समाज दिया अपने बच्चे को। इस लॉजिक पर मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो रुपया पैसा बहुत कमा लेंगे, कभी भी कमा लेंगे, ये हुनर अपने पास ऐसा है, लोग बेवकूफ़ बनाने हो कभी बना लो। बेवकूफ़ बना रहे हैं ना सारे स्कूल वाले, जितने कोचिंग सेंटर वाले, मैं कहा कभी भी बना लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर समाज को समझा के एक बार ट्राई करेंगे, देखेंगे, समझ में आएगा तो उसी काम पे लगें। क्योंकि मेरा फर्ज है एक बाप होने के नाते अपने बच्चे को उससे बेहतर समाज देना जैसा समाज मुझे मिला। और यदि मैं वो नहीं दे पाऊंगा
तो मैं फेलियर मानूंगा अपने आप को एज ए पेरेंट। तो इसलिए हमको ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि हमको ये छोड़ना पड़ेगा और एक ऐसा समाज क्रिएट करना पड़ेगा जहां एजुकेशन बच्चे के हिसाब से हो, माँ बाप के हिसाब से ना हो, कंपनियों के हिसाब से, सरकारों के हिसाब से ना हो। मूल में केंद्र में बच्चा होना चाहिए कि वो क्या है, उसको क्या बनाया है। तो ये सोच करके हम निकले थे। लेकिन जब इस जर्नी में आगे बढ़े तो समझ में आया कि ये एकमात्र सलूशन नहीं है। यदि अपने समाज को, यानी अभी मैं सीधा सलूशन पे आता हूं कि यदि अपने समाज को बीच की चीजें गायब करके हमको वाकई में वो समाज बनाना है जो बच्चे के लिए तैयार किया गया हो, तो फिर हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों से पूंजीवाद को बिल्कुल खत्म करना होगा। रुपया खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन पूंजीवाद यानी कंपनी बेस्ड, यानी हमारा जीवन यानी शिक्षा है। कोई खर्च करना चाहे और उसके पास बहुत ज्यादा है, बड़ा धनवान है, खर्च करके अपने बच्चे को जैसी मर्जी पढ़ाए, लेकिन मजबूरी में किसी को अपने बच्चे के लिए पैसा खर्च ना करना पड़े। उसको जैसी शिक्षा मेरे गांव के स्कूल में मिल रही है, वैसी शिक्षा दिल्ली के स्कूल, टॉप स्कूल या अमेरिका के टॉप स्कूल जैसी वहां मिलने में, मैं अब जब गांव में जाता हूं तो मैं पूछता हूं उनसे कि तुम दुनिया का सबसे बेहतर स्कूल जिसको मानते हो, उस सबसे बेहतर स्कूल को बनाने में, तुम्हारे गांव में बनाने में रुकावट क्या? पहले ये बताओ, रुकावट बताओ तुम कि तुमको कौन रोक रहा है। क्योंकि गांव के लोगों के पास जब हम गए, आज हम पूरे भारत में हमारे पास संगठन है डेडिकेटेड एकदम, जैसे उस वक्त के राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव जैसे लोग हमारे साथ ऐसे हैं कि जो मतलब मरने मारने के लिए तैयार रहते थे शुरू में जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले, लेकिन फिर बाद में सोचा कि मरना मारना समाधान नहीं है, क्योंकि दुश्मन की क्रिया की प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो सारी जिंदगी आंदोलनों में और सड़कों पे मुर्दाबाद और जिंदाबाद में ही बितर जाएगी। इसका एक्चुअली समाधान यह है कि जो दुश्मन जितना बड़ा हो, वो जैसे अभी श्री जी बता रहे थे, आप प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए, उसका साइज अपने आप कम होता चला जाएगा और काम अपने गांव पर चालू कर दीजिए। गांव में गए तो हमको कुछ खास चीजें पता लगी। इनका तंत्र, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत रहती है, हमसे भी रहती है और लोगों से भी रहती है, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने क्या कर लिया। गांधी भी तो खड़ा करके गए थे, ये नई तालीम भी तो खड़ी हुई थी, तो चली क्यों नहीं, गड़बड़ कहां हुई, क्या हुआ कि वो फेलियर है क्या मॉडल? नहीं, फेलियर नहीं है। एक्चुअली जो उससे अगली जो पीढ़ी है वो सोचती है कि पुराने वाले के किए हुए पर ही खा लें, और वो कैलकुलेशन देखते हैं तो पता चलता है कि जिनके बाप दादाओं ने मेहनत करके शहरों में कोठियां गाड़ी और किराए के लिए दुकानें बना दी, मार्केट उनके नाम से है, उनकी औलादों को बैठकर खाने की आदत पड़ गई, और जब उन्होंने को बैठकर खाने की आदत पड़ गई तो वो फिर बर्बाद हो गए। अगली पीढ़ी नशे में और अगली पीढ़ी सब कुछ बेच करके निकलती बनी। यही काम हमारे साथ हुआ। हमने अपने से बड़े जो करके गए, जो ये कर रहे हैं, वो हम चाहते हैं बस ये इन्होंने जैसे ये बैठकर खा रहे हैं हम भी बैठकर ही खाएं। इन्होंने अपने जीवन में कितना तप किया है उस तक जाने की हमारी समझ ही नहीं बन पा रही है। और जिस गांव के आदमी तक पहुंचने का हमारा ट्रायल है, उस गांव के आदमी को समझाया किसने है? आपने जाकर के गांव में अल्टरनेट स्कूल चालू करना शुरू कर दिया, अल्टरनेट खेती। हम सुभाष पालेकर जी, ये मतलब सुभाष पालेकर जी कब से लगे हुए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? अब ये तो हर गांव में हर घर तक नहीं जा सकते हैं। इन्होंने तो अपना साबित करके जो करना था वो करके दे दिया। मैंने तो जो साबित करना, मुझे कहीं जगह मैं शुरू में जब 2016 में गया मैं, तो लोग सोचते कुछ बेचने आया है, मुझे बोलते पहले हमारे वाले बच्चे का करके दिखा। जो तुम कह रहे हो ना, जिस स्कूल में गए सबको अपने बच्चे का चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मेरी फीस है वो दे दो, मेरी एक बच्चे की अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपया है, वो दे दो। जब तुम
तुम्हारे बच्चे का अगर मैं एक लाइन भी गलत बोलूं, आज 14 साल का है, 14 के 14 साल एक्सप्लेन करूंगा और आगे का भी कैसे क्या करना है, अगर एक लाइन भी गलत हो तो सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब वो फिर समझते हैं कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है, ये तो इतना पैसा। हाँ, लेकिन गांव के लिए यदि आप करना चाहते हो, सारी टेक्नोलॉजी, सारा टाइम, सारी ट्रेनिंग, सब कुछ मैं अपनी तरफ से दूंगा। ये मैंने उनको बताया तो गांव वाले तैयार होने लगे। जब तैयार होने लगे तो मुझे एक चीज समझ में आई कि सबसे पहले जो निकल के आते हैं गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, सबसे पहले जो निकल के आएगा, पता चलेगा वही एक पार्टी की मीटिंग में था, वही दूसरी पार्टी की मीटिंग में भी वही था, तीसरी पार्टी की मीटिंग में भी था, वो मैं मीटिंग लूं उसमें भी आके बैठ जाता है, एजुकेशन पे, वो खेती पे सुभाष पालेकर जी लेते हैं, वो भी उसी में बैठा होता है। यानी वो खाली बैठे हुए या फिर जागृत या सामाजिक लोग हैं, वही आएंगे बैठ करके। जिसके लिए हम करना चाह रहे हैं वो आ नहीं रहा है, क्योंकि उसको समझाने में बैठ करके वक्त लगेगा 1-1.5 घंटा, और वो वक्त अपने पास नहीं है समझाने का। तो फिर हमने इस प्रॉब्लम को पकड़ लिया कि यार एक्चुअली ये लोग तो वो हैं जो, जैसे अगर हम कहें, अगर उद्योगपतियों को और पार्टी के लोगों को यदि हम बड़े मगरमच्छ कहें, तो या तो ये छोटे मगरमच्छ हैं या फिर ये बड़ी मछलियां हैं गांव की, जो छोटी मछलियों को आगे आने ही नहीं देती हैं। और चूंकि ये सबसे आगे रहते हैं और ये किसी के पाले हुए हैं या फिर कोई इनको सपोर्ट मिल रहा है, इसकी वजह से ये कोई भी बदलाव होने लगता है तो उसका रेजिस्टेंस इस तरीके से करते हैं कि जो पीछे बैठा आदमी, गांव का बेचारा शरीफ सा आदमी है, वो सोचता है बदलाव होगा ही नहीं और ये संभव ही नहीं है। तो फिर उसकी जड़ में जाने के लिए हमने थोड़ा और गहरा जाने की कोशिश की कि लेट अस सी, ट्राई करते हैं। हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे ही नहीं, हम अलग एंगल से हम थोड़ा चले। तो ऐसा हमारे पास एक भी आदमी आ ही नहीं पाया, आया तो टिका नहीं, भाग गया जिसको इस तरह का। तो एकदम वो लोग आने लगे। तो फिर जब देखा कि पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में अपने एक टीम तैयार हो गई है, तो फिर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, क्योंकि हम जब सबसे कमजोर बच्चे को ले रहे थे तो हमने सबसे बड़ा टारगेट लिया कि अपने गांव, क्योंकि जो आपका अपना गांव है ना, उसको समझाना सबसे मुश्किल है। एक तो आपके परिवार का जो नेगेटिविटी है वो भी उसमें शामिल रहती है, एक आप बचपन से वहीं खेले बड़े हो, तो आपके जो चाचा ताऊ हैं वो जैसे मुझे बोला था, हाँ कल तो यहीं कच्छी पहन के घूमता था, अब तू हमको ज्ञान देगा, मतलब अब हमको सिखाएगा तू, तो वो एक इशू रहता है। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा, मैंने अपने साथियों से डिस्कशन किया कि मैं यदि किसी और गांव में जाऊंगा तो बहुत ईजी रहेगा वहां पर काम करना, क्योंकि वहां के लोग ऑलरेडी हमारी बात से सहमत हैं और वो हमको एक क्रांतिकारी के तौर पर देखते हैं। लेकिन मेरा गांव, जब हम गांव में गए, बोला ओ भाई तुम्हारे लिए होगा वो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, हमारे लिए तो बुल्ले का पोता है। कबूल सिंह मेरे दादाजी का नाम है, तो उनको प्यार से बुल्ला बोलते थे, तो कहते बुल्ले का पोता है वो तो उसका, हाँ भाई बात भी सही है। लेकिन फिर मैंने गांव के लोगों से बात किया और कहा कि अब हम इस मिशन पे आए हैं गांव में। मेरा गांव इस तरह का काम करने के लिए सबसे विपरीत परिस्थिति वाला गांव था। कारण क्या है कि मेरे गांव में सब कुछ सीमेंटेड है, शुगर मिल लगा करके मेरे गांव की पूरी सोच को बर्बाद कर दिया गया है। और मेरे आदर्श गांव बनाने के नाम पर जो फंडिंग का जो मतलब फ्लो आया है सरपंचों के पास, उसने पूरी कल्चर को एकदम बर्बाद कर दिया है। और मेरे गांव का आदमी अपनी आधा एकड़ एक जमीन बेच करके 100 से ज्यादा बच्चों को अमेरिका भेज चुका है, जिसका यहां अपने गांव में कुछ भी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मेरे गांव में आज भी, अब जबरदस्ती करके पिछले 2-3 साल से बस चालू हुई है। मैं बचपन से देखा मेरे गांव में बस ही नहीं आती थी, मतलब ऐसा गांव था बिल्कुल एकदम, कहने को पिछड़ा हुआ, लेकिन अच्छा देखो तो बिल्कुल शहर जैसा लगता है मेरा गांव, गांव जैसा लगता ही नहीं था। तो मैंने कहा अगर मेरे गांव में हम काम करते हैं तो जितने प्रतिशत परिणाम मेरे गांव से आएगा, समझ लेना पूरे देश में उससे अच्छा ही परिणाम आएगा। तो इसलिए ट्रायल के तौर पे हम वहां बात करके देखते हैं गांव से। और फिर अपनी टीम को हमने गांव के अंदर दौड़ाया और सारी टीम ने मिल करके हमने एक विजन डॉक्यूमेंट से टाइप के बातें लिखी अपने आप ही। हमने कोई लिटरेचर वगैरह अभी नहीं लिखा है कि इसके ऊपर हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, सिर्फ हमने जबानी हमने कहा देखो
गांव का व्यक्ति क्या चाहता है, हमको ये निकाल के लेकर के आना है। और लास्ट में हमको ये पूछना है, हमको दोनों चॉइस रखने हैं। एक चॉइस तुम्हारे सामने है, तुम फीस देते रहो प्राइवेट स्कूल को, और दूसरा तुम्हारे को फीस के लिए उतना ही देना पड़े जितना खर्चा हो रहा है। पहला, तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए 1.5 घंटा सुबह बस में ट्रैवल करे, 1.5 घंटा शाम को 3 घंटे का ट्रैवल हो जाए। या दूसरा ऑप्शन है कि वो 3 घंटा सिर्फ ट्रैवलिंग वाला गांव में ही उसके एक्चुअल हुनर को डेवलप करने में लगाएं। पहली चॉइस, जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी के अंदर पढ़ते पढ़ते, वो नौकरी की तलाश करते करते, वो याद करते करते और बस फिर लास्ट में अपने ऊपर नाकामयाब होने का ठप्पा लगाता रहे। या एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो हर बच्चे को हर हाथ को काम देने की गारंटी देता हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बच्चे को नौकरी करने के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़े और बिल्कुल गलत माहौल में रहना पड़े, या आपके गांव के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा उसको उपयोग करना पड़े, साइकिल, उससे ज्यादा नहीं। एक ऐसी चीज जहां पूरा गांव, एक ऐसा तंत्र आपको चाहिए जहां पूरा गांव कमा कमा के कंपनियों को पूजता रहे, या एक ऐसा तंत्र जहां हम कमा के आपस में एक दूसरे को पूजेंगे। यदि मैं झाड़ू मैं बना रहा हूं, मतलब लकड़ी का सामान मेरे गांव में बन रहा है, कॉपी मेरे गांव में बन रही है, किताब मेरे गांव के बच्चे लिख रहे हैं, खेती का उपकरण मेरे गांव में बन रहा है, खेती में डलने वाला सिस्टम मेरे गांव में डल रहा है, सब कुछ यदि मेरे गांव में बन रहा है, तो जब वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? और वो लोग जो वहां टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मान लो हमको जरूरत ही पड़ती है तो हम अपने गांव में क्यों नहीं ला सकते? तो हमको ये देखोगे कि एक साबुन जो तुम खरीद रहे हो, ये 50 रुपए का साबुन, इसको बनाने में 1 रुपया टोटल खर्च नहीं होता है और बिना केमिकल का हम लोग बना सकते हैं। तो बताओ तुमको क्या चाहिए? तो वो जो गांव में जाकर के जब हमारे साथियों ने प्रत्येक घर में जाकर जब दस्तक दी, हर घर में, मैं आपको बता रहा हूं, हमने दस्तक दी, हमने पूछा उनसे कि तुमको क्या चाहिए बताओ, पहले तुमको यही जिंदगी चाहिए या तुमको बदलनी है? तो पहला जो झटका था, मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो मतलब कुछ लोगों को छोड़ करके, तो उनको मैं ना ही गिन रहा हूं, जिसने ये कहा हो कि जो तुम कह रहे हो वो संभव है। उन्होंने कहा ठीक है, बात तो ठीक है, पर ये नहीं होगा, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली बार हम 5 दिन गांव में घूमे, हमारी टीम। मैंने कहा कहीं भी लोग बैठे मिलो, घर में मिलो, कहीं भी मिलो, मैंने कहा अभी फिलहाल हमें सिर्फ ऐसे बीज फेंकने हैं रैंडम, वो उगे ना उगे कोई मतलब नहीं है। तो पूरे गांव में चर्चा चली कि ये जो कॉपी पेन लेके घूमने वाले लोग हैं, ये बाहर से आए हैं, सभी के सभी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं। कोई बता रहा है कि मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं, कोई बता रहा है मेरा इतना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, कोई कह रहा है मेरा ये है। तो वो पूछ रहे हैं, ये तेरे को, तुम्हें ये देवेंद्र दिहाड़ी कितनी देता है? वो बोले हम तो अपनी जेब से खर्च करके आए हैं, हम तो खाने का खर्चा भी अपना खुद ही देते। कि यार ऐसा क्या मिलता, क्या है तुमको इससे? अब यही पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है उनको कि मिलता क्या है। तो बोले कुछ दिनों में आपको भी समझ में आ जाएगा क्या मिलता है। तो हमने गांव की मीटिंग बुलाई, कुछ लोग आए, आकर के हमने एक ही बात बोली कि हमको तुम में से वही लोग चाहिए जिनको बात समझ में आई हो। हमें वो आदमी चाहिए ही नहीं जिसको अभी जबरदस्ती देवेंद्र की लिहाज में साथ आना पड़े, या देवेंद्र का चाचा है इसलिए आ जाए, या उसका भाई है या क्लासमेट है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आना, जिसको बात समझ में आ रही है कि ये करने लायक है और ये हमारे लिए जरूरी है, वो आ जाओ। तो जी मेरे गांव से टोटल मिलाकर के 14 नाम पहली लिस्ट में आए जिन्होंने कहा हम इस चीज में वॉलंटियर करना चाहते हैं। और हमने फिर शेड्यूल रखा कि अब हम हर सैटरडे संडे गांव को दिया करेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन। मैंने कहा बाकी छोड़ो देश को, पहले अपने गांव पर ट्राई मारते हैं, देखते हैं। फिर अगले 1 हफ्ता मैं पर्सनल मीटिंग लेता गांव वालों की, फिर अगले हफ्ते फिर टीम को बुला लेता। अगली मीटिंग के बाद मेरे पास टोटल गांव के जो लोग हो गए वो 20-22 लोग हो गए, जो अगले सैटरडे की। तो दूसरी मीटिंग जब हमने अपने साथियों के साथ बुलाई, तो मैंने गांव के लोगों से पूछा, मैंने कहा जी बताओ आप, ये काम देवेंद्र का है कि आपका है? बोले भाई ये तो सबका है।
तो मैंने कहा इसमें सहयोग सबका होना चाहिए कि खाली देवेंद्र अपनी जेब से खर्चा करे और अपने सिरदर्दी ले? उन्होंने बोला भाई सबका होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर एक काम कर लेते हैं, ये गांव को जो लोग आए ही नहीं, जिनको हमारी बात ही समझ नहीं आए उस दिन जब हमने गांव बुलाया था, उनसे तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे? आपने तो अपना नाम खुद लिखवाया था, आपसे अगर मैं कुछ सहयोग की उम्मीद करूं तो करोगे? बोले हाँ, करने लायक होगा तो अवश्य करेंगे। बोलो क्या मदद चाहिए? मैं कहा मुझे मदद ये चाहिए कि जो अब की बार मेरे साथी आएंगे, उन साथियों को अब मैं अपने घर पे नहीं ठहराऊंगा। अब मैं चाहता हूं कि वो गांव में ठहरें कहीं पर, और गांव में ठहर के गांव में काम करें। तो मैं तरीका मैं बता दूंगा। बोले हम तैयार हैं। तो मैंने कहा एक एक जने के घर में 2-2 3-3 जितने ठहरा सकते हैं बताइए। उन्होंने बोला गांव में रहने की कोई दिक्कत ही नहीं होती है। बोले जितने मर्जी। मैं कहा जितने मर्जी नहीं, मुझे तो डिवाइड करना है पूरे गांव में। तो मैंने फिर अपने साथियों को पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरा सेग्रीगेट मतलब करके कि तुम फैल जाओ पूरे गांव में। और अब मैंने कहा कि जहां तुम रुके हो ना जिस घर में, उससे 5 घर इधर और 5 घर इधर, तुमको सुबह शाम उनको दिखना है, और रोटी के टाइम पे जाके चूल्हे के पास जाके बैठ जाना, जैसे भी क्योंकि आपस में रिलेशन बड़ा बन जाता है गांव के अंदर ना बॉस। अब मेरे गांव में ना मेरे सारे साथियों का इतना जबरदस्त बॉन्डिंग है, अल्टीमेट बॉन्डिंग, मतलब वो कभी भी जाए मेरी जरूरत ही नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है अब गाँव के अंदर। तो वो गाँव में गए, अब वो एक एक घंटा एक एक घर में बैठे, क्योंकि औरतें कभी आती नहीं है मीटिंग्स के अंदर, तो औरतों से बात करी। गांव की औरतें बड़ी हैरान कि ऐसा भी कुछ हो रहा है देश के अंदर। बोले ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। और ऐसा करके पूरे गांव में चर्चा हुई कि उस दिन मीटिंग होगी। कमाल की बात यह है, हमने कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं की, तो हमने मीटिंग बुलाई, कोई आया ही नहीं। क्यों भूल गए? वो तारीख ही भूल गए। इतना बातें सुनी, सब सहमत थे। मैंने कहा यार ये अच्छा काम हुआ। तो फिर गांव के लोगों से फिर मतलब थोड़े लोग आए, कहने का मतलब ये, फिर हमने उनको बुलाया दोबारा से। फिर अगली मीटिंग में बैठ करके मैंने कहा अब गांव में बात जा रही है, लोग कह रहे हैं कि बात ठीक कह रहे हैं। अब हमको ये करना है कि अब हमें फिर से बुलाना है, और अब की बार हमें प्रैक्टिकल उनको डेटा देना है और उन्हीं से पूछ कर देना है। तो हमने फिर क्यों, जब तक उस आदमी को ये मालूम नहीं होगा ना कि ये क्यों जरूरी है, तब तक वो आदमी हमारे साथ आएगा नहीं, इसका हमको पता है। अब तीसरी बार में हम गए तो हमने उनसे पूछा, बिल्कुल प्रैक्टिकल पूछा। मैंने कहा बताओ कितनी रोटी खाते हो? इतनी रोटी खाते हैं। इतना अनाज तुम्हारा रोज का लगता है? हाँ। इतना चावल लगता है रोज का, इतनी सब्जी लगती है रोज की। हमने हर बिरादरी में, हमारे यहाँ कश्यप है और गडरिये हैं, वाल्मीकि हैं, चमार हैं, जाट हैं, जाटों में भी 6-7 गोत्र हैं, ब्राह्मण हैं, तो 5-6 बिरादरियां रहती हैं, 6 बिरादरियां, 6-7। तो हमने हर बिरादरी का डेटा लिया, हर बिरादरी से, क्योंकि हमारे साथी सब हर जगह पर वो थे फैले हुए। तो वहां से हमने उनका ट्रैक्टर कितने लोगों के पास है, कार कितने लोगों के पास है, बच्चों को कैसे छोड़कर आते हैं, कितना पैसा आप खर्च करते हो टेस्ट वगैरह पे, कितना पैसा खर्च करते हो पढ़ाई पे, स्कूल पे, ट्यूशन्स पे, कोचिंग्स पे, कपड़ों पे, जूतों पे, मतलब कॉपी पेन पे, पेट्रोल डीजल पे, ट्रैक्टर पे, मजदूरों पे, एवरीथिंग। मतलब सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या करते हो हमें बताओ आप, और कहाँ खर्च करते हो। अब हम तुमको सिर्फ एक ही चीज बता रहे हैं कि ये पैसा तुमने जो दिया, ये तुम्हारे गांव में कभी वापस नहीं आएगा। आपका गांव कितना ही बड़ा हो, खजाना कितना ही भरा हो, ये खजाना जब तक खाली होता रहेगा तो एक दिन शून्य हो ही जाएगा। कुएं से भी पानी निकालना इसलिए अच्छा बोला जाएगा कि नीचे से हमारे को सप्लाई मिल रही है, तो पानी निकालते रहो, मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल वही रहेगा। गांव में भी अगर मेरे से पैसा निकल के कंपनी को जाएगा तो पूरा गांव खोखला होगा। यदि मेरे से निकल के आपके पास, सबके पास जाएगा तो गांव मजबूत होगा। वो कैलकुलेशन जब हमने गांव में दी तो 4 बड़ी कैलकुलेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, और मेरे गांव के लोगों को एकदम ऐसा लगा। उस दिन टाइम हो गया तो कोई नहीं, राउंड अप करते हैं। सत्य भाई उस दिन गांव में गए हुए थे जब हमने ये कैलकुलेशंस गांव में रखी थी, और उसके बाद गांव के हर आदमी को यह लग रहा है कि अब हमको इस मिशन के अंदर तो बहुत क्रांतिकारी रूप से आगे आना पड़ेगा। 20 करोड़ रुपया, मैं जब आप बता रहे थे तो मैं कह रहा था कि पालेकर साहब ने ये कैलकुलेशन काफी पहले की होंगी, अब वो 1.5 गुना से ज्यादा खर्चा बढ़ चुका है जब आप कर रहे थे।
20 करोड़ रुपया खाली पढ़ाई के नाम पर मेरे गांव से बाहर जा रहा है साल का, और 9.5 करोड़ रुपया साल का सिर्फ टेस्ट और एलोपैथी की दवाइयों पे जा रहा है। 44 करोड़ रुपया इंश्योरेंस के नाम पर जा रहा है, इंश्योरेंस का प्रीमियम साल का। तो मैंने खाली एक एग्जाम्पल दिया, वो छोटे छोटे नहीं गांव वालों से, जो मैंने कहा वो बोले अब तुम बोलो क्या करना है। अब हम पूरा गांव, मैं कहा पूरा गांव नहीं, मुझे हर मोहल्ले हर गली से पार्टिसिपेशन चाहिए। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं फिर आता जाऊंगा, फिर करता जाऊंगा, और फिर जब यहां ऑटोमेटेड मोड पे हो जाएगा तो फिर हम अगले गांव पे प्रैक्टिकल करेंगे। और अब हमारे पास हमने सिर्फ एक छोटा सा वो दिया, हमने कहा भाई एक काम करो, 44 करोड़ रुपया देते हो, एक्सीडेंटल डेथ पे मिलता है सिर्फ, पूरे गांव में साल में कितनी एक्सीडेंटल डेथ हुई है? उस साल हमारे गांव में कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई, इससे पिछले साल भी नहीं हुई, पिछले 5 साल में एक्सीडेंटल डेथ ही नहीं हुई। तो मतलब 220 करोड़ रुपया तुमने इंश्योरेंस कंपनी को खाली प्रीमियम के रूप में दे दिया, और जीरो डेथ, जीरो क्लेम, जीरो फायदा। 220 करोड़। मैंने कहा अब एक काम करो, घर में एक गुल्लक ले लो, उस पर भूतनी छाप दो, डेंजर का निशान लगा दो और नीचे लिख दो डेथ। ये डेथ का पैसा है, और इसमें 1000 रुपया महीना डालते रहो खाली। हर परिवार 1000 रुपया डाल सकता है कि नहीं डाल सकता? आप बताइए, प्रैक्टिकल है कि इम्प्रैक्टिकल है? गांव में अपने घर में 1000 रुपया गुल्लक में मौत के नाम का डाल सकता है बंदा? है जी, डाल सकता है ना? अब हमने डाल दिया, गांव एक भी आदमी नहीं था, क्योंकि अब मैं हर मोहल्ले में मीटिंग कर रहा हूं। जहां जहां हमारे साथियों ने रुकवाया था वहां अब हर मोहल्ले में लेडीज को बुला के, बच्चों को बुला के, सबके दिमाग में ये बीज बो रहे हैं। अब हमने कहा आप बताइए, 1000 रुपया खाते में गुल्लक में डालना है, और गांव में जब भी कमाने वाला आदमी मरे, वो चाहे हार्ट अटैक से मरे, बीमारी से, हम एक्सीडेंटल डेथ नहीं कर रहे हैं, हम जैसे मर्जी कोई भी किसी की भी मौत हो, हमको सिर्फ उसकी 13वीं के दिन सारे गांव को उस गुल्लक में से 1000 रुपया डालना है। पॉसिबल है? तो 18 लाख रुपए का बीमा प्रत्येक व्यक्ति का हो गया कि नहीं हो गया? 1 रुपए का इंस्टॉलमेंट किसी को देना नहीं है, और किसी की डेथ पे अगर हमें इतनी सी हेल्प, कोई बड़ी हेल्प थोड़ी ना है ये, क्यों जी? इस हेल्प को आप 18 लाख से 36 लाख कर लो, इसको 54 लाख, जितना मर्जी कर लो, जितना पड़ा हुआ है, क्योंकि होती नहीं है हर महीने डेथ। अब जब इस प्रोसेस पे जब हम आगे बढ़े तो हमको ये समझ में आ गया, एक्चुअली गांव का प्रत्येक व्यक्ति सही तरीके से बिना रुपए पैसे के ऊपर निर्भर हुए जीवन जीना चाहता है। उसको वो व्यवस्था चाहिए जो आप लोग कह रहे हैं यहां पर खड़े होकर के, एक्चुअली चाहिए उसे। लेकिन उस तक जाने के लिए उन लोगों ने, जिन तंत्रों की हम व्यवस्था, जिनकी बात हम कर रहे हैं, उन लोगों ने इतना तगड़ा जाल बिछा रखा है। मोबाइल में उनकी ऐड आती है, बैनर उनका लगा हुआ है, खिलाड़ी उनका सामान बेच रहे हैं, नेता उनका सामान बेच रहे हैं, अभिनेता उनका सामान बेच रहे हैं, टीवी पे वही आ रहा है, रेडियो पे वही आ रहा है, चारों तरफ जिधर देखो एडवर्टीजमेंट्स में वो आ रहे हैं। हम अपनी एडवर्टीजमेंट कितनी कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हमारा प्रचार करने वाला, आपका प्रचार मेरे से ही नहीं होता, बताओ? मेरा प्रचार आपसे आपस में ही नहीं होता, हमसे एक दूसरे का प्रचार काम का। हम लोग उन लोगों तक विजन और बात ले जाने में सक्षम नहीं रहे हैं। हमारा केवल वहां तक पहुंचना ही बहुत है। हम घर बैठे क्रांति करना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है, और समाधान सिर्फ एक ही है कि निकलना पड़ेगा। जिस जिसको समझ में आया हुआ है, यदि वो निकल लें तो साथ भी, मुझे लगता नहीं आप में से कोई भी साथ ना देने, कोई भी कहेगा कि मुझे आपका साथ नहीं देना है अगर गांव में जरूरत पड़ेगी तो बताइए। और मैं पागल होऊंगा अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं ना हूं आपके गांव में या कहीं पर भी, बशर्ते कि हम उस आखिरी आदमी तक पहुंचने की जहमत उठाएं। और प्रैक्टिकली बैठ करके मैंने गांव के लोगों से चर्चा की है, जो चर्चा यहां हो रही है, मेरे गांव का एक एक आदमी इस तरह की चर्चा में शामिल है, और वो बैंकिंग और उद्योग और मतलब पूंजीपति और ये कॉरपोरेट्स के बिना जिंदगी जीना चाहता है। और उसकी व्यवस्था हम गांव में बनाने जा रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद बिल्कुल खत्म करके एक पूरा ऐसा साइकिल, इको फ्रेंडली ऐसा साइकिल बन जाएगा जिसमें कोई पैसा बाहर जाए ही ना, और जाए तो उससे ज्यादा हमारे गांव में वापस आए। ये प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं। इस पे आप लोगों के सहयोग की भी उम्मीद रहेगी कि आप सब लोगों से जब भी
मतलब आपको देखना होगा आने वाले समय में, तो आपको निमंत्रण भी आ जाएगा, आप सब लोग भी आइएगा ज़रूर हमारे गांव में, और इस पूरी की पूरी परिकल्पना में आप सबका सहयोग मिलेगा। और आपने मौका दिया अपनी मेरी बात रखने का, अपने संगठन की तरफ से जनता सरकार मोर्चा के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वीर सिंह है, रामदास भाई हैं, करण है और रविंदर है, अपना सचिन है, विकास है, तो सब साथियों और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं भी हूँ। हाँ, सत्यप्रकाश भारत जी।